नेक्स्ट ग्लैंड आती है आपके थायराइड ग्लैंड। क्या आती है बेटा? थायराइड ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ग्लैंड आती है आपके बेटा थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? देखिए बेटे, बटरफ्लाई शेप्ड की होती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है बेटा? ये बटरफ्लाई शेप की होती है, जस्ट इन्फीरियर टू लैरिंग्स। जो अपना वॉइस बॉक्स, प्रश्न क्वेश्चन, वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं? वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं? लेरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। किसको बोलते हैं बेटा? लेरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स के जस्ट इन्फीरियर में और आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड में बटरफ्लाई के आकार में होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। जब प्रश्न पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोला जाता है, तो आंसर गोज टू थायराइड ग्लैंड। और ये कितने ग्राम की होती है? 30 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की होती है बेटा? 30 ग्राम की होती है। आइए अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। आइए अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये है आपकी थायराइड ग्लैंड। ये आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में दो लोब होते हैं। थायराइड ग्लैंड में क्या होती है? दो लोब होते हैं। और यहाँ पर होती है आपके ट्रेकिया। यहाँ पर क्या होती है? ट्रेकिया। और ये जस्ट ऊपर ये होता है यहाँ पर लेरिंग्स, और लेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है। ये दो लोब होते हैं और दोनों लोब क्या होते हैं? कनेक्टिंग के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसको अपन बोलते हैं इस्थमस। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इस्थमस। अगर मैं इस लोब की बात करूं, अगर मैं इन लोब की बात करूं, इस लोब को अगर अपन जूम करके देखें, अगर इस लोब को अपन जूम करके देखें तो इस स्थिति, इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी? तो बच्चा इसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखेगी। उस लोब को मैंने क्या कर दिया? उस लोब को मैंने जूम कर लिया, और जूम करने के बाद देखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगी। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से देखी। हमने देखा था उस स्ट्रक्चर में जो गोल गोल रेड कलर की इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है। देखो, एक सेल, दो सेल, तीन सेल मिलकर के क्या बना रही है? गोलाकार स्ट्रक्चर बना रही है ना? एक एक सेल, एक एक सेल। जो इस पर्टिकुलर एक सेल को अपन बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। ये याद रखना बच्चे, इस सेल को समझ लेना, क्योंकि जब ये सेल समझ में आएगी तभी समझ में आएगा कौन सा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है। तो याद रखना मेरे बच्चे, तो फॉलिकुलर सेल बोलते हैं इसको। ये जो रेड कलर की एक एक सेल दिख रही है, इस सेल को बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। और ये फॉलिकुलर सेल, बहुत सारी फॉलिकुलर सेल मिलकर, ये बहुत सारी फॉलिकुलर सेल मिलकर के क्या बना रहा है? फॉलिकल। ये जो एक गोलाकार स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं फॉलिकल। और ये एक एक जो सेल दिख रही है रेड कलर की, इसको अपन बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। तो बहुत सारी फॉलिकुलर सेल मिलकर के किसका निर्माण कर रही है बेटा? फॉलिकल का निर्माण कर रही है। एक आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर की जो सेल दिख रही है, ये ब्लू कलर की सेल को बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। ये ब्लू कलर की जो सेल दिख रही है सेपरेट में, इसको अपन बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। और ये जो काला काला अपने को दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमल टिश्यू। तो याद रखना मेरे बच्चे, जो लोब था उसको अपन ने जूम कर करके देखा तो हमने क्या पाया कि यहाँ पर क्या होती है? एक रेड कलर की छोटी छोटी सी क्या सेल्स पाई जाती है। इन सेल्स को बोला जाता है फॉलिकुलर सेल। और ये बहुत सारी फॉलिकुलर सेल मिलकर के किसका निर्माण करती है? फॉलिकल का निर्माण करती है। और हमने पाया कि यहाँ पर एक देखो छोटा सा एक सेपरेट स्ट्रोमा में भरा पाया गया है, एक कुछ सेल्स और पाई जाती है। उन सेल्स को अपन बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। पैरा फॉलिकुलर सेल। और पैरा फॉलिकुलर सेल और फॉलिकल्स के बीच में एक स्ट्रोमा, एक पदार्थ, कोशिका द्रव्य जैसा एक पदार्थ स्ट्रोमा पाया जाता है। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। क्या बोला जाता है बेटा? स्ट्रोमल टिश्यू। अब हम बात करते हैं इस थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इस थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, अपन बात करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा फॉलिकुलर सेल। ये देखिए बेटा, अभी मैंने पढ़ा ये फॉलिकुलर सेल और पैरा फॉलिकुलर सेल। ये देखा, ये फॉलिकुलर सेल है, ये फॉलिकुलर सेल और ये पैरा फॉलिकुलर सेल। अब थायराइड हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन इन सेल से निकलते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए बेटा, तो थायराइड ग्लैंड से दो प्रकार के कैसे हार्मोन निकलते हैं। एक तो फॉलिकुलर सेल से हार्मोन निकलता है, दूसरा निकलता है आपके पैरा फॉलिकुलर सेल से। फॉलिकुलर सेल से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है T3, दूसरा आता है आपके T4।
एक आता है आपके T3, दूसरा आता है आपके T4। T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। नाम से पता चलता है 3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन। और T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन ही थायरोक्सिन होता है। अगर मैं बात करूं थायराइड ग्लैंड के एक्चुअल थायराइड हार्मोन की, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, T4 की। तो सबसे ज़्यादा होता है T4। 4 मतलब ज़्यादा, 3 मतलब कम। तो 4 ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा होता है आपके टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और T3 क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या हो गया, ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या ये बात समझ में आई बेटा? टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। और पैरा फोलिकुलर सेल से निकलता है आपके क्या, कैल्सीटोनिन। क्या निकलता है बेटा, कैल्सीटोनिन। मैं अब बात कर रहा हूँ थायराइड हार्मोन की। अगर बात करूँ, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन सा पदार्थ जो एसेंशियल होता है थायराइड हार्मोन के लिए, तो आंसर गोज टू आयोडीन। कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसाइज के लिए, थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो आयोडीन की ज़रूरत होती है। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कितना आयोडीन चाहिए, तो आंसर गोज टू मेरे बच्चे 15 ppm। कितना बच्चा, 15 ppm। लगा लेना ये दोनों क्वेश्चन कि थायराइड हार्मोन में किस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो आयोडीन की ज़रूरत क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। आयोडीन नामक जो मिनरल है इसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट अपने को होती है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि आयोडीन भी कितना चाहिए मेरे बच्चे, तो याद रखना 15 ppm। कितना बच्चा, 15 ppm। 15 ppm। अब इस थायराइड हार्मोन का वर्क क्या है, कैल्सीटोनिन पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है, थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है, लो आ रहा आपके सामने थायराइड हार्मोन का फंक्शन। ये क्या करता है बेटा, थायराइड हार्मोन क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसको इंक्रीज करता है। जो नॉर्मल जो मेटाबॉलिक जो रेट है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन किसी भी पेशेंट के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी फिजिकल डेवलपमेंट और उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। और यही थायराइड हार्मोन क्या करवाता है, जीआईटी ट्रैक्ट की पेरास्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है। जीआई ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी होती है, जीआई ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी होती है उसको अपन बोलते हैं पेरास्टालसिस मूवमेंट। और जो जीआई ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी होती है उस मोटिलिटी को इंक्रीज करता है थायराइड हार्मोन। इसके अलावा ये एडीआर और नॉर एड्रेनलिन को क्या करता है, सीक्रेट करवाता है। ये एडीआर और नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये रेगुलेट करता है, इसके अलावा ये रेगुलेट करता है किसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्डियोवास्कुलर और नर्वस सिस्टम को। इसके अलावा थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है किसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। मेरे बच्चे ये फंक्शन याद कर लेना, ये फंक्शन याद कर लेना। जब अपन थायराइड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, तब ये काम आएगा। तब ये क्या आएगा बेटा, काम आएगा। तो ये थायराइड हार्मोन के फंक्शन याद कर लेना। ये फंक्शन अगर आपको याद हो गए, जब हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म की जो साइन एंड सिम्टम जो असेसमेंट अपन पढ़ेंगे उसमें इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थायराइड हार्मोन यहाँ समाप्त होता है। दूसरा अपन बात कर रहे थे किसकी, कैल्सीटोनिन की। कैल्सीटोनिन कहाँ से निकल रहा था, पैरा फोलिकुलर सेल से, पैरा फोलिकुलर सेल से निकल रहा था कैल्सीटोनिन। इस कैल्सीटोनिन का मेन वर्क होता है, ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। याद रखना मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है, ये रेगुलेट करता है किसको मेरे बच्चे, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है। इस हार्मोन को अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो पैरा फोलिकुलर सेल कैल्सीटोनिन सीक्रेट करेगी और वहाँ उस ब्लड से कैल्शियम को क्या करेगी, बोन तक लेके जाएगी। तो मेरे बच्चे जब ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उस ज़्यादा ब्लड कैल्शियम लेवल से कैल्शियम को ये उठा करके किस में डालती है, बोन के अंदर डाल देती है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने की वजह से इसको बोला जाता है हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन।
याद रखना मेरे बच्चे, क्योंकि बोन को ज़रूरत किसकी होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ये ब्लड से क्या करता है, कैल्शियम को बोन में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, कैल्सीटोनिन। और जैसे ही ब्लड से बोन में गया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया बेटा, कम हो गया। इस ब्लड में कैल्शियम के लेवल कम होने के कारण इस हार्मोन को बोला जाता है हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। याद रखना मेरे बच्चे, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो कैल्सीटोनिन आपको समझ में आ गया होगा, थायराइड ग्लैंड समझ में आ गया होगा। वैसे कैल्सीटोनिन का जस्ट अपोजिट होता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या होता है बेटा, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। इस कैल्सीटोनिन का जस्ट अपोजिट होता है बेटा पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की अपन बात कर लेते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या निकलता है बेटा, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है आपके पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या निकलता है बेटा, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीटी। क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है बेटा, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, जबकि कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, अब ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा था, इसलिए इसको हाइपोकैल्सेमिक बोल रहे थे। और ये क्या कर रहा है बेटा, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। जब जब भी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होगी, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। ये क्या करता है, बोन से कैल्शियम को लेकर के ब्लड में डालता है। बोन से, क्योंकि बोन में कैल्शियम होता है तो बोन को वो क्या कर देता है, डीमिनरलाइजेशन कर देता है। और डीमिनरलाइजेशन करके वहाँ से जो कैल्शियम निकलेगा, उस कैल्शियम को लेकर के ये किस में डालेगा, ब्लड में डालेगा। और ब्लड में डालने के बाद ब्लड में इसका कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज कर देगा। अब कैसे काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका अपन देखते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शन देखते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, एक तो मैंने बता दिया, ये बोन का डीमिनरलाइजेशन करके ब्लड में डालता है। इसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है बेटा, स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एट रीनल ट्यूब्यूल्स। जो किडनी के वहाँ जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ पर ये क्या कर देता है, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जैसे ही यूरिन से कैल्शियम कहीं उसको दिखेगा और कैल्शियम को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कैल्शियम को क्या करवाएगा, एब्जॉर्ब करवाएगा। इसके अलावा ये पीटीएच क्या करता है, एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। एक्टिवेट करता है बेटा किसको, विटामिन डी को। 1,2,5 डी कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी किडनी में होता है, 1,2,5 डी कैल्सीफेरॉल, उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेटेड विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है बेटा, जीआईटी ट्रैक्ट जो अपना इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और ये इसका होता है इनडायरेक्ट फंक्शन। याद रखना मेरे बच्चे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि पैराथायरॉयड हार्मोन का इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है, तो याद रखना मेरे बच्चे, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जीआईटी ट्रैक्ट में बढ़ाना, ये इसका इनडायरेक्ट फंक्शन होता है। क्लियर मेरे बच्चे, विटामिन डी का क्या करेगा, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेटेड विटामिन डी जो होगा वो जीआईटी ट्रैक्ट पे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। और उसको बढ़ा के उसको ये क्या बोलते हैं अपन, इनडायरेक्ट फंक्शन। ये सारे क्या होते हैं आपके, ये सारा क्या होता है बेटा आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शन होते हैं। और पैराथायरॉयड हार्मोन को हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन बोलते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन बोलते हैं। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाए, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की क्या हो जाए बेटा, कमी हो जाए, तो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है आपको, हाइपोकैल्सीमिया। क्या देखने को मिलेगा बेटा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। और अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की अधिकता हो जाए, पैराथायरॉयड हार्मोन की इंक्रीज हो जाए, तो उस मरीज में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैल्सीमिया। जब मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ाऊँगा, एमएसएन पढ़ाऊँगा, तब इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड। ये आ गया आपके सामने थाइमस ग्लैंड। क्या आ गया बेटा? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये कहाँ होती है बेटा? ये याद रखना, बिल्कुल हार्ट के पास में होती है। ये कहाँ होती है बेटा? लंग्स के बीच में, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट पीछे, और वेंट्रल साइड ऑफ द अरोटा, हार्ट के बिल्कुल बगल में होती है। ये कौन सी ग्लैंड होती है बेटा? थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, थाइमोसिन हार्मोन और थाइमोपोएटिन हार्मोन। थाइमोपोएटिन हार्मोन जो होता है एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम होता है उसको रेगुलेट करने का, उसको इनहिबिट करने का काम करता है। और थाइमोसिन हार्मोन, थाइमस ग्लैंड, ये अपने इम्यूनिटी से संबंधित होता है। थाइमोसिन या थाइमस ग्लैंड, क्या थाइमस ग्लैंड से क्या निकलता है बेटा? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है और ये इम्यूनिटी से संबंधित होता है। इसलिए दो प्रकार की इम्यूनिटी को मैनेज करता है, CMI और HI, सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो CMI सेल मीडिएट इम्यूनिटी में ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करता है। ये किसको करता है बेटा? टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करता है। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी की अपन बात करें तो ये क्या करता है? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। और अगर CMI की अपन बात करें तो ये टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करता है। तो टी लिम्फोसाइट, टी से थाइमस याद रखना, टी से थाइमस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी ग्लैंड जो अडल्टहुड में क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। ऐसी ग्लैंड जो अडल्टहुड में क्या हो जाए बेटा? डिसअपियर हो जाए। अडल्टहुड में डिसअपियर हो जाए, ओल्ड एज में डिसअपियर हो जाए, उसको अपन कौन सी ग्लैंड माना जाएगा? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो अडल्ट में धीरे धीरे जैसी जैसी एज बढ़ती जाएगी, इस थाइमस ग्लैंड की एट्रोपी स्टार्ट हो जाती है। इस थाइमस ग्लैंड की एट्रोपी स्टार्ट हो जाती है और अडल्ट और ओल्ड एज में बेटा क्या हो जाती है? थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हो जाती है। इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यूनिटी पावर क्या होती है? कम होती है, जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? जल्दी बीमार हो जाता है। ठीक है, पेंक्रियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से क्या बनते हैं बेटा? क्वेश्चंस बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के अंतर्गत मानी जाती है। पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में मानी जाती है। एक्सोक्राइन ये 98 से 99% काम किसका करती है? एक्सोक्राइन का करती है। और 1 से 2% ये किसका काम करती है? एंडोक्राइन का काम करती है। अब प्रश्न पूछा जाए कि एंडोक्राइन का काम करने वाला पेंक्रियाज का कौन सा पार्ट है? तो आंसर गोज टू आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो इसकी एक होती है अल्फा सेल, दूसरी होती है आपकी बीटा सेल। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगोन हार्मोन और बीटा सेल से निकलता है आपके इंसुलिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर प्रश्न पूछा जाए इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है तो आंसर गोज टू पेंक्रियाटिक आइसलेट या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है आपके, क्या निकलता है बेटा? इंसुलिन। अब अपन बात करते हैं किसकी? इंसुलिन और ग्लूकेगोन के फंक्शन की। इंसुलिन और ग्लूकेगोन के फंक्शन की अगर हम बात करें, इंसुलिन और ग्लूकेगोन के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये देखिए, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकेगोन क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंसुलिन क्या करता है, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ये क्या करेगा, ग्लूकोज को पकड़ेगा, ग्लूकोज को पकड़ेगा, सेल के पास ले जा करके सेल के अंदर प्रवेश करवाता है। इंसुलिन ग्लूकोज जैसे ही ब्लड में बढ़ेगा, ये ब्लड से ग्लूकोज को लेकर सेल में डालता है। तो सेल में डालता है तो मतलब ब्लड से ग्लूकोज की कमी हो गई, इसलिए इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को पकड़ करके सेल में डालता है। तो सेल में तो वो ग्लूकोज बढ़ा देता है, सेल में ग्लूकोज बढ़ा देता है, लेकिन ब्लड में उस ग्लूकोज की कमी करवाता है। इसलिए अपन इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। जब भी डायबिटिक
मेलाइटिस का पेशेंट होता है उसको अपन इंसुलिन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि डायबिटिक मेलाइटिस के ब्लड शुगर लेवल में शुगर ज़्यादा है, और जैसे ही अपन इंसुलिन देंगे तो वो इंसुलिन क्या करेगा, जो अधिक जो शुगर है, जो एक्स्ट्रा जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको पकड़ करके वो किस में डालेगा बेटा, सेल के अंदर डालेगा। इसलिए इंसुलिन को अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ग्लूकेगोन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन को अपन बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या करता है ये, जैसे ही क्या होगा, ये क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। जैसे ही आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम होगा, ये क्या करेगा, सेल से शुगर को लेकर के ब्लड में डालेगा। ये क्या करेगा, सेल से शुगर को लेकर के ब्लड में डालेगा, और जैसे ही ये ग्लूकोज ब्लड में डालेगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा बेटा, इनक्रीज हो जाएगा। इसलिए इस वाले हार्मोन को क्या बोला जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोला जाता है बेटा, हाइपर। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि पेंक्रियाज का प्रश्न मैंने बताया था, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है। अगर प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से एंडोक्राइन ग्लैंड है, या एक्सेप्ट पूछे एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एक्सेप्ट पूछे तो क्या आएगा। जैसे मान लो ए ऑप्शन आ गया हाइपोथैलेमस, बी आ गया आपके पेंक्रियाज, सी पिट्यूटरी और डी थायराइड। तो ऐसी स्थिति में पेंक्रियाज आंसर जाएगा, क्योंकि उसका 98 to 99% एक्सोक्राइन होता है और 1 से 2% ही एंडोक्राइन होता है। बाकी की जो 3 ऑप्शन है वो 100% एंडोक्राइन है। तो उन तीनों के कंपैरिजन में पेंक्रियाज एक्सोक्राइन मानी गई। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर थायराइड ग्लैंड की जगह मैं डाल देता हूँ सेलाइवरी ग्लैंड ऑप्शन डाल देता हूँ, तो सेलाइवरी ग्लैंड क्या हो गई, 100% एक्सोक्राइन हो गई। और उसके कंपैरिजन में पेंक्रियाज क्या है, 100% एक्सोक्राइन नहीं है। तो आंसर उस समय सेलाइवरी ग्लैंड जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न याद रखना मेरे बच्चे, ये दोनों प्रश्न पूछे गए, ऐसे जूसी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको सही करना होता है। नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में अब अपन बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, सुप्रारीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। सुप्रारीनल ग्लैंड का 2 पार्ट है। सुप्रारीनल ग्लैंड के कितने पार्ट है बेटा, 2 पार्ट है। पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। कोर्टेक्स वाला जो पार्ट है, लगभग 80 से 90% पोर्शन इस एड्रिनलिन ग्लैंड का कवर करता है। और इस मेडुला वाला जो पार्ट है, ये 10 से 20% जो है वाला पार्ट इस एड्रिनलिन ग्लैंड का कवर करता है। कोर्टेक्स वाला पार्ट मेसोडर्म से निर्मित होता है, और मेडुला वाला जो पार्ट है वो एक्टोडर्म से बनता है। ये याद रखना मेरे बच्चे, एड्रिनल जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन के अंतर्गत आती है। इसका दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, और ये होती है किडनी के जस्ट ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रारीनल, रीनल के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपके कॉर्टेक्स, दूसरा होता है आपके मेडुला। एक होता है आपके कॉर्टेक्स, दूसरा होता है आपके मेडुला। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो लगभग 80 से 90% पोर्शन कवर करता है, किसका, एड्रिनलिन ग्लैंड का। और मेडुला वाला जो पार्ट है वो लगभग 10 से 20% पोर्शन कवर करता है, किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। अपन बात करते हैं किसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अपन बात करते हैं किसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। कितनी प्रकार की लेयर, 3। सबसे पहला आउटर, दूसरा आता है मिडिल, और तीसरा आता है आपके इनर। जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है, जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा बोला जाता है। और जो मिडिल लेयर होती है उसको बोला जाता है जोना फेसिकुलेटा। जो मिडिल लेयर होती है उसको बोला जाता है जोना फेसिकुलेटा, और जो इनर लेयर होती है उसको बोला जाता है जोना रेटिकुलोसा।
जो जोना ग्लोमेरुलसा वाला पार्ट है उससे निकलता है आपके मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। और जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और जोना रेटिकुलोसा जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं गोनेडोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो याद रखना मेरे बच्चे, मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी है। मयंक मिनरलोकोर्टिकोइड्स, गांधी ग्लोमेरुलोसा, मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड ग्लूकोकोर्टिकोइड फेसिकुलेटा गोरी है, गोनेडोकोर्टिकोइड्स रेटिकुलोसा। तो मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की कि एडिनल कोर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड और गोनेडोकोर्टिकोइड्स। इस गोनेडोकोर्टिकोइड्स का दूसरा नाम होता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन इसका एक और नाम है सेक्स हार्मोन। अब बात करते हैं इस एड्रिनल कोर्टेक्स के जो तीनों हार्मोन हैं, ये एड्रिनल कोर्टेक्स के जब तीनों हार्मोन हैं, किसी कंडीशन की वजह से, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से इन तीनों हार्मोन का सीक्रेशन अगर कम हो जाए, हाइपो सीक्रेशन हो जाए, इस कंडीशन को बोला जाता है एडिशन डिजीज। क्या बोला जाता है बेटा? एडिशन डिजीज बोला जाता है। याद रखना मेरे बच्चे, एडिशन डिजीज किसको बोलेंगे? एड्रिनलिन कोर्टेक्स के जो तीनों हार्मोन हैं, इन तीनों हार्मोन का हाइपो सीक्रेशन हो जाए, इसको अपन बोलते हैं एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज का पूरा डिटेल जो है जब मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। अब अपन बात करते हैं एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपन मिनरलोकोर्टिकोइड्स की। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरलोकोर्टिकोइड्स का सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन होता है वो होता है आपके एल्डोस्टेरॉन। क्या होता है बेटा? उस महत्वपूर्ण हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को ही बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोला जाता है बेटा? लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है एल्डोस्टेरॉन का। इसका मेन काम क्या होता है? ये मेन काम करता है कहाँ पर? किडनी की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग ट्यूब पर काम करता है। इसका मेन काम होता है सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना और पोटेशियम का एक्सक्रिएशन करना। याद रखना मेरे बच्चे, जब ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जब ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है? स्टिमुलस करता है। किसको? एल्डोस्टेरॉन को। एल्डोस्टेरॉन को क्या करता है बेटा? स्टिमुलस करता है। जब पोटेशियम क्या हो जाए बेटा? जब पोटेशियम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए किस में? ब्लड में। जब पोटेशियम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए ब्लड में, तो ये क्या करेगा मेरे बच्चे? ये क्या करेगा? स्टिमुलस करता है। क्या करता है बेटा? स्टिमुलस करता है। किसको स्टिमुलस करता है मेरे बच्चे? एल्डोस्टेरॉन को। एल्डोस्टेरॉन को क्या करेगा? ये स्टिमुलस करेगा। याद रखना मेरे बच्चे, मिनरलोकोर्टिकोइड्स का महत्वपूर्ण जो हार्मोन होता है वो होता है आपके एल्डोस्टेरॉन। इस एल्डोस्टेरॉन को क्या बोला जाता है? लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है। ये काम करता है आपके कहाँ पर? डीसीटी और सीटी पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और कलेक्टिंग ट्यूब पर काम करता है। इसका मेन काम होता है सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना और पोटेशियम का एक्सक्रिएशन करना। जब जब बॉडी में पोटेशियम बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? यूरिन के थ्रू इस पोटेशियम को एक्सक्रिएट करवाएगा। मान लो अगर किसी में पोटेशियम की, सोडियम की कमी हो जाए तो ये क्या करेगा? सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा देगा। अगर वाटर की कमी हो जाए तो ये क्या करेगा? वाटर को भी क्या करवा देगा? रीअब्जॉर्ब करवा देगा। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है। अगर मिनरलोकोर्टिकोइड्स की मात्रा किसी एबनॉर्मलिटी के कारण बढ़ जाए उस डिजीज को बोला जाता है कॉन्स सिंड्रोम। कोहन सिंड्रोम अलग होता है, कॉन्स सिंड्रोम अलग होता है। कोहन सिंड्रोम जीआईटी में पढ़ेंगे, ये होता है कॉन्स सिंड्रोम, CONN। और मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन की अगर मात्रा क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए तो उस डिसऑर्डर को बोला जाता है कॉन्स सिंड्रोम। क्या बोला जाता है? कॉन्स सिंड्रोम। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है आपके रास मैकेनिज्म। क्या बेटा? रास मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म।
रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म या सिस्टम, इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो अगर किसी पेशेंट में बीपी कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, किसी में सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए, या किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाए, या किसी पेशेंट का पोटेशियम बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में एल्डोस्टेरोन क्या हो जाता है बेटा, स्टिमुलस हो जाता है। और जैसे ही एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट होगा या ये वाली सारी कंडीशन क्या होगी, ये वाली कंडीशन जैसे ही उत्पन्न होगी, सबसे पहले किडनी के जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रेनिन का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? जब किसी मरीज में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, बीपी कम हो जाए, सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, ऐसी स्थिति में किडनी से जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से क्या निकलता है बेटा, रेनिन निकलता है। एम्स दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है, कि रेनिन कहाँ से निकलता है, तो किडनी की जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से निकलता है। ये याद रखना मेरे बच्चे, एम्स दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेनिन कहाँ से निकलता है, तो किडनी की जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से निकलता है। जैसे ही रेनिन निकलेगा, अपने प्लाज्मा प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजन। क्या होता है बेटा? एंजियोटेंसिनोजन अपने क्या प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा बेटा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्या बनाएगा बेटा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा। और जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा, लंग्स एक्टिवेट होगा और ये एंजाइम सीक्रेट करवाएगा ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये क्या करवाएगा, ACE सीक्रेट करवाएगा। और ये ACE इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्रिया करके किसका निर्माण करेगा बेटा, एंजियोटेंसिन सेकंड का। और जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, दो प्रकार की क्रिया होगी। सबसे पहले तो होगा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन। सबसे पहले क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन। और जैसे ही एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो मान लो अगर किसी में सोडियम की कमी है, तो वो दूरी हो जाएगी। जैसे ही सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा और ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपीपी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करवाता है मेरे बच्चे, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। और जैसे ही वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उस पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ये याद रखना मेरे बच्चे, इस पूरी मैकेनिज्म को बोला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। दूसरा हार्मोन आता है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। दूसरा हार्मोन क्या आता है बेटा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अपन किसकी बात कर रहे हैं, कोर्टेक्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कोर्टेक्स की बात कर रहे हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की बात करते हैं अपन। कोर्टेक्स का दूसरा हार्मोन जो कहाँ से निकलता है आपके, मैंने क्या बताया था, मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स फेसिकुलोटा से। ठीक है, तो इस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का महत्वपूर्ण हार्मोन होता है कोर्टिसोल। क्या होता है बेटा, इस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का महत्वपूर्ण हार्मोन होता है कोर्टिसोल। इस कोर्टिसोल को बोला जाता है लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन। इस कोर्टिसोल को क्या बोला जाता है बेटा, लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन बोला जाता है। ये इसका मेन काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ये क्या करवाता है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फेट और प्रोटीन को तोड़ करके शुगर बनाना। फेट और प्रोटीन को तोड़ करके क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना या शुगर बनाना। उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये कोर्टिसोल क्या करवाता है बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा इस कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ये याद रखना। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म करवाता है। इसके अलावा एंटी एलर्जिक फंक्शन और इम्यूनोसप्रेसिव फंक्शन का भी ये क्या करता है बेटा, काम करता है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस, ये क्या करवाता है बेटा, लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन के साथ साथ क्या करवाता है बेटा, स्ट्रेस रेजिस्टेंस। ये याद रखना मेरे बच्चे, प्रश्न पूछा जाए स्ट्रेस रेजिस्टेंस कौन सा हार्मोन करवाता है, आंसर गोज टू कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मान लो किसी कारण से या किसी एबनॉर्मलिटी के कारण इस कोर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ जाए, ओनली कोर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ जाए, कोर्टिसोल अगर बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो सिंड्रोम होगा उस सिंड्रोम को बोला जाता है क्यूशिंग सिंड्रोम। क्या बोला जाता है बेटा? क्यूशिंग सिंड्रोम। क्या बोला जाता है बेटा? क्यूशिंग सिंड्रोम। तो प्रश्न पूछा जाए क्यूशिंग सिंड्रोम होता है किसकी वजह से? इंक्रीज कोर्टिसोल के लेवल की वजह से। याद रखना मेरे बच्चे। नेक्स्ट आता है आपका गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट आता है आपका गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट आता है आपका गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट आता है आपके गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। गोनेडोकोर्टिकॉइड्स का महत्वपूर्ण हार्मोन होता है DHEA, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, या इसका दूसरा नाम है एंड्रोजन। गोनेडोकोर्टिकॉइड्स का महत्वपूर्ण क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? सबसे पहले इंक्रीज अलर्टनेस, आप क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो। दूसरा पीलो इरेक्शन, आपके जो क्या हो जाएंगे? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? इसको बोलते हैं पीलो इरेक्शन। ये जो रोंगटे हैं वो क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। प्यूपिलरी डायलेशन, आपकी आंख की जो पुतली है वो क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। पसीना, स्वेटिंग, और आपकी हार्ट रेट और रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना। इसमें एक्सेप्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटा? एक्सेप्ट पूछा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, एक तो हार्मोन के बारे में पूछा जाएगा और इसके सिम्टम्स में एक्सेप्ट पूछा जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जाएगा एड्रिनल मेडुला के अगर हार्मोन्स की अधिकता हो जाए, इंक्रीज केथकोलामाइन, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से अगर एड्रिनल मेडुला का क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, या केथकोलामाइन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए, तो उस डिसऑर्डर को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर गोज टू फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या बोला जाता है उसको? फियोक्रोमोसाइटोमा।